हेलो बच्चों, मैं रितु अरोरा क्लास 12th का सिविक्स का फर्स्ट चैप्टर शीत युद्ध का दौर। आज इस संबंध में आपको प्रमुख बातें बताऊंगी। आपके पाठ्य पुस्तक का प्रथम चैप्टर शीत युद्ध का दौर, जैसा कि नाम से स्पष्ट होता है ये शीत युद्ध के बारे में। तो सर्वप्रथम यह जानना आवश्यक है कि शीत युद्ध है क्या। आपने इससे पहले कभी शीत युद्ध के बारे में नहीं सुना। वास्तव में ये कोई कहीं पर युद्ध नहीं हो रहा। जब दो राज्यों अथवा राष्ट्रों के बीच उत्पन्न तनाव की गंभीर स्थिति उपस्थित होती है तो उसे शीत युद्ध या कोल्ड वॉर कहा जाता है। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ बच्चों, ध्यान दीजिए। दो राज्यों अथवा राष्ट्रों के बीच उत्पन्न तनाव की स्थिति को शीत युद्ध या कोल्ड वॉर कहा जाता है। इस स्थिति में युद्ध के सारे लक्षण मौजूद तो होते हैं, लेकिन वास्तव में युद्ध नहीं हो रहा होता। आपको मालूम है कि आज तक विश्व में 2 विश्व युद्ध हो चुके हैं। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक चला था और उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक चला था। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात ही यह शीत युद्ध अस्तित्व में आया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इस प्रकार का एक नई विचारधारा सामने आई जिसे शीत युद्ध या कोल्ड वॉर की संज्ञा दी गई। शीत युद्ध में सारी अवस्थाएं प्रस्तुत रहती हैं युद्ध जैसी। 2 पक्ष होते हैं, आपस में एक दूसरे को शत्रु मानते हैं, एक दूसरे के विरुद्ध प्रचार करते हैं, सैनिक गठजोड़ करते हैं, शस्त्रों की होड़ करते हैं, आपस में धमकियां देते हैं, आर्थिक हानि पहुंचाने का प्रयास करते हैं, लेकिन वास्तव में एक दूसरे पर हमला नहीं करते, एक दूसरे से युद्ध नहीं करते, लेकिन प्रयास अवश्य करते। शीत युद्ध के प्रारंभ में एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण घटना, जिसे हम शीत युद्ध का प्रारंभ भी मान सकते हैं, और वो घटना है क्यूबा का मिसाइल संकट। आपके सामने स्क्रीन पर बच्चों क्यूबा का मिसाइल संकट मैंने प्रस्तुत किया। क्यूबा क्या है बच्चों? अंध महासागर में अमेरिका देश के बगल में छोटा सा एक द्वीपीय देश है क्यूबा। ये संयुक्त राज्य अमेरिका की तटीय सीमा के निकट स्थित है। क्यूबा के मिसाइल संकट के संबंध में जो सबसे प्रमुख विचारधारा है वो यह है कि क्यूबा का सोवियत संघ से बहुत ही अधिक जुड़ाव था। ऐसा क्यों? क्योंकि क्यूबा में साम्यवादियों का शासन था। सोवियत संघ उसे कूटनीतिक और वित्तीय सहायता प्रदान करता था, जिस कारण अप्रैल 1961 में सोवियत संघ के नेताओं को यह चिंता सता रही थी कि संयुक्त राज्य अमेरिका, जो एक पूंजीवादी देश है, जो विश्व में साम्यवाद को पसंद नहीं करता, अतः वह साम्यवादियों द्वारा शासित क्यूबा पर आक्रमण कर राष्ट्रपति फिदेल कास्त्रो का तख्ता पलट कर सकता है। आपको यहाँ पर बताना आवश्यक है बच्चों, हमारे विश्व में 2 प्रमुख गुट या 2 प्रमुख महाशक्ति, एक संयुक्त राज्य अमेरिका जो पूंजीवाद का नेतृत्व कर रहा है, दूसरी महाशक्ति सोवियत संघ जो साम्यवाद का नेतृत्व कर रहे। तो दोनों एक दूसरे की नीतियों और विचारधाराओं से संतुष्ट नहीं थे। सोवियत संघ के नेता ने संयुक्त राज्य अमेरिका पर क्यूबा पर आक्रमण करने की आशंका को ध्यान में रखते हुए क्यूबा को रूस के सैनिक अड्डे के रूप में बदलने का निर्णय लिया और उसने क्यूबा पर परमाणु मिसाइलें तैनात करना प्रारंभ कर दिया।
1962 में क्यूबा में राष्ट्रपति क्रुश्चेव ने यह कार्य करना प्रारंभ किया, अपनी मिसाइलें वहां पर तैनात करना प्रारंभ किया। सोवियत संघ द्वारा क्यूबा में परमाणु मिसाइलों की तैनाती में पहली बार संयुक्त राज्य अमेरिका सोवियत संघ के नज़दीकी निशाने की सीमा में आ गया। मिसाइलों की तैनाती के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका के विरुद्ध सोवियत संघ की शक्ति में वृद्धि होना प्रारंभ हो गया। सोवियत संघ की तुलना में अब संयुक्त राज्य अमेरिका के मुख्य भूभाग के लगभग दुगने ठिकानों और शहरों पर मिसाइलों द्वारा हमला संभव हो सकता था। क्यूबा में सोवियत संघ द्वारा परमाणु मिसाइलें तैनात करने की जानकारी जब संयुक्त राज्य अमेरिका को हुई तो उस समय के अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी और उनके सलाहकार दोनों देशों के मध्य जो परमाणु युद्ध नहीं चाहते थे, उन्होंने संयम से काम लेना प्रारंभ किया। अमेरिकी राष्ट्रपति कैनेडी चाहते थे कि क्रुश्चेव क्यूबा से परमाणु मिसाइलें और अन्य हथियार हटा ले। उन्होंने अपनी सेना को आदेश दिया कि वह क्यूबा की तरफ जाने वाले सोवियत संघ के जहाज़ों को रोके। इस प्रकार संयुक्त राज्य अमेरिका सोवियत संघ को मामले के प्रति अपनी गंभीरता की चेतावनी देना चाहता था। इस तनावपूर्ण स्थिति में ऐसा लगने लगा था कि दोनों महाशक्तियों के मध्य भयानक युद्ध निश्चित रूप से होगा। संपूर्ण विश्व चिंतित हो गया। तो इस संपूर्ण घटना को ही क्यूबा मिसाइल संकट के नाम से जाना जाता है। पुनः हम अपने विषय वस्तु पर आते हैं, शीत युद्ध। क्या निष्कर्ष निकला बच्चों? शीत युद्ध से तात्पर्य उस अवस्था से है जब दो या दो से अधिक देशों के मध्य तनावपूर्ण वातावरण तो होता है लेकिन वास्तव में कोई युद्ध नहीं होता। और द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के मध्य युद्ध तो नहीं हुआ लेकिन युद्ध जैसी स्थिति बनी रही। यह स्थिति शीत युद्ध के नाम से जानी जाती है। तो शीत युद्ध प्रारंभ होने के कारण क्या क्या? अब प्रश्न ये उठता है कि शीत युद्ध प्रारंभ होने के कारण क्या क्या? सबसे पहला कारण, दोनों गुटों के मध्य शीत युद्ध के कारण परस्पर संदेह, अविश्वास, डर व्याप्त था। पाश्चात्य देश बोल्शेविक क्रांति से काफी भयभीत थे, जिसने आपस में अविश्वास और भय की खाई को और अधिक चौड़ा कर दिया। दो गुट हो चुके थे बच्चों, एक पूंजीवादी गुट अर्थात जिसका नेतृत्व संयुक्त राज्य अमेरिका कर रहा था, दूसरा साम्यवादी देशों से प्रभावित गुट जिसका नेतृत्व सोवियत संघ कर रहा था, सोवियत रूस कर रहा था। तो विरोधी विचारधाराएं थीं दोनों की। एक गुट साम्यवादी विचारधारा का प्रतिनिधित्व कर रहा था, एक गुट पूंजीवादी विचारधारा का प्रतिनिधित्व कर रहा था और विश्व में दोनों ही अपना प्रभुत्व अधिकाधिक क्षेत्र में स्थापित करना चाहते थे। आपको अभी बताया कि द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक चला और द्वितीय विश्व युद्ध के अंत में ही अमेरिका द्वारा जापान पे परमाणु विस्फोट किया गया। पर जापान के दो शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर, 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर, जबकि इसके तुरंत बाद ही जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया था। इसकी आवश्यकता नहीं थी। तभी अमेरिका ने यह प्रमाण दे दिया था कि वह परमाणु अस्त्रों का प्रयोग करके विश्व में अपने को सर्वोच्च साबित करने की शक्ति रखता है। इसी शीत युद्ध के कारणों में एक अन्य बहुत बड़ा कारण है जर्मनी। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जर्मनी दो भागों में बंट गया था।
पूर्वी जर्मनी पर साम्यवादी शक्तियों ने सत्ता संभाली, जबकि पश्चिमी हिस्से में अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस की साम्यवादी विरोधी शक्तियों ने सत्ता की बागडोर अपने हाथ में ले ली। इस कारण स्थितियां निरंतर तनावपूर्ण होती जा रही थी। पाश्चात्य देशों द्वारा अर्थात अमेरिका और उसके सहयोगी देशों के द्वारा सोवियत संघ के विरोधी प्रचार प्रसार जोर शोर से चल रहा था। इसके पीछे उनका यह उद्देश्य था कि पश्चिम के अधिक से अधिक राज्य सोवियत संघ के विरुद्ध हो जाएं और सोवियत संघ अलग थलग पड़ जाए। उसके परिणाम में सोवियत संघ ने भी पाश्चात्य देशों के विरुद्ध प्रचार प्रसार करना प्रारंभ कर दिया। उनके विरुद्ध भी खिलाफ प्रचार करने का अभियान चलाना प्रारंभ कर दिया। अमेरिका ने साम्यवाद के प्रसार पर अंकुश लगाने हेतु ऐसे कार्य किए जिसके कारण शीत युद्ध के बादल और अधिक गहराते चले गए। शीत युद्ध के कारणों में एक अन्य प्रमुख कारण संयुक्त राष्ट्र संघ की कमजोर स्थिति है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ दोनों महाशक्तियों में अविश्वास और तनाव की चौड़ी खाई को पाटने में असफल रहा। वो दोनों के बीच समझौता कराने में सफल नहीं हो पाया। दोनों के मध्य किसी भी प्रकार से आपसी शत्रुता मिटाने में सफल नहीं हो पाया। जबकि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना इसी उद्देश्य से की गई थी कि विश्व में दोबारा विश्व युद्ध न हो। इसी उद्देश्य से की गई थी कि विश्व में सभी मित्रतापूर्ण तरीके से रहें, कि किसी भी दो देश के बीच शत्रुता जैसे माहौल उत्पन्न न हो। और दोनों देश संयुक्त राष्ट्र संघ के स्थायी सदस्य देश थे, जिसके कारण कभी अमेरिका तो कभी सोवियत संघ अपने वीटो पावर का प्रयोग कर अपना वर्चस्व स्थापित करने का प्रयास करते रहे। जब अमेरिका ने परमाणु हथियार बनाए तो उसने ये बात विश्व के अन्य देशों, सोवियत संघ इत्यादि देशों से छिपाकर रखी और उसकी इसी बात के कारण विश्व के अनेक देशों में यह उत्पन्न हुआ कि वे देश भी परमाणु हथियार अपने देश में बनाएं और वे देश किसी से कमजोर न सिद्ध हो सके। तो शीत युद्ध को बढ़ावा देने में अमेरिका की बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। सबसे पहली जिम्मेदारी क्या थी? उसने अणु बम का रहस्य गुप्त बनाए रखा, जिससे शुद्ध होकर के सोवियत संघ अस्त्र शस्त्र बनाने में लग गया और कुछ ही वर्षों में अणु बम का आविष्कार कर लिया। इसके बाद तो जैसे लगता है दोनों देशों में अस्त्र शस्त्र बनाने की होड़ लग गई कि कौन सा देश कितने ज़्यादा अणु या परमाणु या हाइड्रोजन बम बना सकता है। दूसरा प्रमुख कारण जो अमेरिका की जिम्मेदारी, जिसमें अमेरिका काफ़ी हद तक शीत युद्ध का जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, वो है रूस विरोधी प्रचार। युद्ध काल में ही पश्चिमी देशों के प्रेस रूप विरोधी प्रचार करने लगे थे। बाद में इन देशों ने खुलेआम सोवियत संघ की आलोचना करनी प्रारंभ कर दी थी। रूस के विरुद्ध मित्र देशों का यह प्रचार शीत युद्ध को बढ़ावा देने का एक कारण बना। और तीसरा प्रमुख कारण था जापान पर अमेरिका द्वारा अणु बम के प्रयोग के बाद रूस को शक हो गया कि अमेरिका जापान पर अपना अधिकार जमाए रखना चाहता है। इससे दोनों देशों में तनाव उपस्थित हो गए। शीत युद्ध के दौरान दोनों शक्तियां छोटे देशों पर नियंत्रण बनाए रखने का प्रयास करती रही, ताकि महत्वपूर्ण संसाधन
जैसे तेल, खनिज पदार्थ इत्यादि उनको कच्चे माल के रूप में प्राप्त होते रहे। विश्व के कोने कोने में वो सैन्य ठिकाने बना सकें, साथ ही विश्व के अन्य देशों में वो हथियारों की बिक्री कर सकें, सैन्य अड्डे स्थापित कर सकें जहां से सेना का संचालन कर सकें। सैनिक ठिकानों का जासूसी के रूप में उपयोग करने के लिए भी दोनों महाशक्तियां एक दूसरे के विरुद्ध इन देशों, छोटे देशों को अपने अधीन बनाना चाहती थी, अपने साथ गठबंधन करना चाहती। अब प्रश्न ये उठता है कि शीत युद्ध की तीव्रता में जब कमी आनी प्रारंभ हुई तो वो कौन से कारण हैं जिन्होंने शीत युद्ध की तीव्रता में कमी लाने का प्रयास किया। पहला कारण था अपरोध। अपरोध मतलब रोक और संतुलन, अर्थात रोक और संतुलन के तर्क से शीत युद्ध में संयम बरतने के लिए दोनों गुटों को मजबूर कर दिया। यह तर्क है कि जब दोनों ही विरोधी पक्षों के पास समान शक्ति और परस्पर नुकसान पहुंचाने की क्षमता होती है तो कोई भी युद्ध का खतरा नहीं उठाना चाहता। गठबंधन में भेद आना ऐसी स्थिति में भी शीत युद्ध की तीव्रता को कम किया। साम्यवादी चीन ने 1950 के दशक में सोवियत संघ से अनबन हो गई, जिससे सोवियत संघ यानी साम्यवादी देशों में के गठबंधन में दरार उत्पन्न हुई, भेद उत्पन्न हुआ। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का भी इसी समय विकास होना प्रारंभ हुआ। अभी मैंने आपको बताया कि विश्व दो महाशक्तियों के मध्य विभक्त था। एक महाशक्ति संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरी महाशक्ति सोवियत रूस, और जितने भी देश थे वो या तो संयुक्त राज्य अमेरिका से सैनिक गठबंधन कर चुके थे या सोवियत संघ से सैनिक गठबंधन कर चुके थे। जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद नव स्वतंत्र देश थे, उन नव स्वतंत्र देशों ने यह अनुभव किया कि उन्हें विश्व की इस दो ध्रुवीय गुटबंदी से अलग रहने का मौका दिया जाए। ऐसे कई मौके आए जब शीत युद्ध के संघर्ष के दौरान उन्हें ऐसा महसूस हुआ, तो उन्होंने एक नए गुट का आह्वान किया और उन्होंने न अमेरिका का साथ दिया न सोवियत संघ का साथ देते हुए एक अलग नीति पर चलने का प्रयास किया। गुट निरपेक्ष आंदोलन को अपनाया, जिस नीति के तहत वह दोनों गुटों में शामिल नहीं हुए। शीत युद्ध काल में अवरोध की स्थिति में असफल होने के निम्नलिखित कारण सामने आए। पहला, महाशक्तियों से जुड़े देश ये जानते थे कि परस्पर युद्ध अत्यंत ही खतरों से भरा हुआ है, क्योंकि परमाणु हथियारों का प्रयोग किए बिना संपूर्ण विश्व का विनाश नहीं हो सकता। तो सभी गुट परमाणु बमों के भारी भंडार से संचित थे और अधिक से अधिक परमाणु हथियारों को बनाए जाने के पक्ष में थे। आपसी प्रतिद्वंद्विता न रुक पाने के एक अन्य कारण दोनों महाशक्तियों का अलग अलग और विपरीत विचारधारा भी थी। मैं बार बार बता रही हूँ बच्चों, एक पूंजीवाद का समर्थन कर रहा था, एक साम्यवाद का समर्थन कर रहा था। पृथक पृथक विचारधाराएं होने के कारण उनमें किसी भी प्रकार के समझौता होने का प्रश्न पैदा ही नहीं हो पाए। दोनों महाशक्तियां औद्योगिकरण के चरम विकास की अवस्था में थी और उन्हें अपने उद्योगों के लिए कच्चा माल विश्व के अल्प विकसित देशों से प्राप्त हो रहा था। इस प्रकार से यह उन देशों के लिए छीना झपटी या प्रतिस्पर्धा थी। इसीलिए दोनों गुट अधिक से अधिक देशों को अपने प्रभाव में लेना चाहते थे, अपने खेमे में, अपने गठबंधन में स्वीकार करना चाहते। अब
प्रश्न ये उठता है कि इस शीत युद्ध का प्रभाव क्या पड़ा। शीत युद्ध के प्रभावों को हम दो अर्थों में, दो शीर्षकों में अध्ययन कर सकते हैं। एक सकारात्मक अर्थात लाभकारी प्रभाव, और दूसरे हैं नकारात्मक यानी हानिकारक प्रभाव। पहले सकारात्मक यानी लाभकारी प्रभावों पर चर्चा करेंगे। पहला प्रभाव, दोनों महाशक्तियों के मध्य शीत युद्ध की भयावहता के कारण संपूर्ण विश्व में विभिन्न देशों के मध्य शांतिपूर्ण सह अस्तित्व को प्रोत्साहन मिला। और दूसरा इसका लाभकारी प्रभाव क्या हुआ कि इसी गुटबंदी के कारण, इसी शीत युद्ध के कारण गुट निरपेक्ष आंदोलन की उत्पत्ति हुई। दोनों महाशक्तियां संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ ने शीत युद्ध के कारण संपूर्ण विश्व दो गुटों में बंट गया था। इन दोनों गुटों में सम्मिलित होने से बचने के लिए गुट निरपेक्ष आंदोलन का जन्म हुआ, विकास हुआ, अर्थात तीसरी दुनिया के देश अपनी स्वतंत्र विदेश नीति का पालन कर सके। शीत युद्ध के कारण समस्त विश्व में परमाणु शक्ति के क्षेत्र में प्रौद्योगिक विकास को अत्यधिक प्रोत्साहन मिला और विश्व के अनेक देश परमाणु शक्ति संपन्न देश हो गए। केवल परमाणु शक्ति का गलत अर्थों में प्रयोग ही नहीं, उससे ऊर्जा उत्पन्न करने में भी अनेक देशों ने महारत हासिल कर ली। अब शीत युद्ध के नकारात्मक यानी हानिकारक प्रभाव। सबसे बड़ी हानि तो यही थी कि पूरा विश्व दो खेमों में, दो गुटों में विभाजित हो चुका था और छोटी छोटी बातों पर एक दूसरे पर छींटाकशी करते थे, एक दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयास करते थे। सैन्य गठबंधनों की उत्पत्ति हुई, शस्त्रीकरण को बढ़ावा मिला, निशस्त्रीकरण जो विश्व की प्रमुख आवश्यकता है वह असफल होने लगा। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एक बिंदु रखा गया था, एक उद्देश्य रखा गया था कि विश्व को निशस्त्रीकरण की ओर आगे बढ़ाना, जो शीत युद्ध के समयावधि के दौरान समाप्त सा होता प्रतीत होने लगा। भय और संदेह के वातावरण का जन्म हुआ। परमाणु युद्ध का भय पूरे विश्व में बराबर बना रहने लगा। एक उदाहरण तो हम सब देख ही चुके थे कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय जापान पर परमाणु बमों का प्रयोग किया गया और जापान के वो दोनों शहर, कौन कौन से बच्चों, हिरोशिमा और नागासाकी, दोनों शहर पूरी तरीके से समाप्त हो गए, नष्ट हो गए। क्यूबा मिसाइल संकट के समय समस्त विश्व को ये लगने लगा कि दोनों महाशक्तियों के मध्य परमाणु युद्ध अवश्यंभावी है, लेकिन यह टल गया। तो 1960 के दशक को हम कह सकते हैं कि यह सबसे अधिक खतरनाक समय था, सबसे अधिक दहशत फैलाने वाला समय था। उसका सबसे पहला कारण 1958 में बर्लिन की दीवार के निर्माण की वजह से जर्मनी शेष यूरोप और महाशक्तियों के नेतृत्व में विभक्त विश्व के दोनों गुटों में तनाव और अधिक बढ़ गया। 1960 के दशक के प्रारंभ में ही कांगो सहित अन्य अनेक स्थानों पर प्रत्यक्ष रूप से मुठभेड़ की स्थिति उपस्थित हुई। 1960 के दशक में ही कोरिया, वियतनाम, अफगानिस्तान इत्यादि में व्यापक स्तर पर जनहानि भी हुई। 1962 और 65 में भारत पर चीन और पाकिस्तान ने क्रमशः हमले भी किए और 1965 में डोमिनियन रिपब्लिक ने अमेरिकी हस्तक्षेप की वजह से अंतर्राष्ट्रीय तनाव में वृद्धि प्रारंभ हो गई। तो इस प्रकार द्विध्रुवीय
विश्व का प्रारंभ हो गया। पूरा विश्व दो भागों में बंट गया, दो गुटों में विभाजित हो गया। और विश्व के साथ साथ प्रारंभ हुआ यूरोप के विभाजन से। दो गुटों के मध्य विभाजन सर्वप्रथम यूरोप में हुआ। पूर्वी यूरोप के अधिकांश देश सोवियत खेमे में शामिल हो गए। इसी कारण ये खेमे या गुट पश्चिमी और पूर्वी गठबंधन भी कहलाते हैं। और पश्चिमी गठबंधन ने स्वयं को एक गठबंधन के रूप में स्थापित करने के लिए अप्रैल 1949 अर्थात 1949 में उत्तर अटलांटिक संधि संगठन यानी नाटो की स्थापना की। नाटो का फुल फॉर्म बच्चों अभी मैंने बताया, उत्तर अटलांटिक संधि संगठन, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसमें 12 देश शामिल थे। संगठन ने घोषणा की कि नाटो में शामिल सभी देश एक दूसरे की सहायता करेंगे। पूर्वी गठबंधन को वार्सा संधि के नाम से जाना गया। इसका नेतृत्व सोवियत संघ ने किया और इसकी स्थापना 1955 में हुई। इसका प्रमुख कार्य नाटो में शामिल देशों का यूरोप से मुकाबला करना था। तो शीत युद्ध के दौरान द्विध्रुवीय विश्व के सामने अनेक चुनौतियां उपस्थित हुई। शीत युद्ध के दौरान विश्व दो भागों में बंट गया। एक गुट का नेतृत्व संयुक्त राज्य अमेरिका कर रहा था, दूसरे गुट का नेतृत्व सोवियत संघ कर रहा था। इन गुटों में विश्व के विशेषकर यूरोप महाद्वीप के देश शामिल थे, लेकिन शीत युद्ध के दौरान ही द्विध्रुवीय विश्व को चुनौतियां मिलना प्रारंभ हो गया। साम्यवादी गठबंधन में दरार उत्पन्न प्रारंभ हो गई। 1950 के दशक में साम्यवादी चीन ने सोवियत संघ से अनबन हो गई, जिसके कारण दोनों के मध्य दरार उत्पन्न हो गई और 1969 में यह दरार और अधिक चौड़ी हो गई जब दोनों देशों के मध्य एक भूभाग पर आधिपत्य को लेकर के छोटा सा युद्ध भी हुआ। उधर संयुक्त राज्य अमेरिका चीन से नजदीकियां बढ़ाना प्रारंभ करने लगा। इस दृष्टि से सन 1972 में संयुक्त राज्य अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति निक्सन ने चीन का दौरा भी किया था। और दूसरी चुनौती गुटनिरपेक्ष देशों ने प्रारंभ की, क्योंकि गुटनिरपेक्ष देश वे देश थे जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद स्वतंत्र हुए थे। वो ना तो अमेरिका के सानिध्य में आए, ना सोवियत संघ के सानिध्य में आए। दोनों से अलग रहते हुए, दोनों महाशक्तियों से अलग रहते हुए उन्होंने तीसरा विकल्प चुना। गुटनिरपेक्ष आंदोलन के मूल में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, यूगोस्लाविया के मार्शल टीटो और मिस्र के कर्नल नासिर, इन तीनों की महत्वपूर्ण भूमिका थी। इन तीनों ने 1956 में एक सफल बैठक करके गुटनिरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत की और इसका प्रथम सम्मेलन 1961 में बेलग्रेड में हुआ था, जिसमें 25 देशों ने भाग लिया था। अर्थात 1961 तक 25 देशों ने दोनों महाशक्तियों को छोड़ करके गुट निरपेक्षता के मार्ग को अपनाया। नव अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था ने द्विध्रुवीय विश्व को चुनौती दी। गुटनिरपेक्ष आंदोलन ने सम्मिलित देशों ने पुरानी आर्थिक व्यवस्था को समाप्त करके नई अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था को जन्म दिया। ऐसे देश अपने प्राकृतिक संसाधनों पर स्वयं नियंत्रण स्थापित कर उनका दोहन कर अपने देश का आर्थिक विकास कर सकते थे। अब प्रश्न ये उठता है, शीत युद्ध के दायरे क्या? शीत युद्ध के दायरे का अर्थ ऐसे क्षेत्रों से होता है जहां विरोधी गुटों में बटे देशों के मध्य संकट के अवसर तो आते हैं, लेकिन युद्ध नहीं होता, केवल होने की आशंका बनी रहती है। शीत युद्ध के दौरान दोनों महाशक्तियों ने
निम्नलिखित स्थानों पर मुठभेड़ की स्थिति सामने आई। कोरिया में 1950 से 58 के बीच में, बर्लिन में 1958 से 62 के बीच में, कांगो में 1960 में, क्यूबा में 1962 में। शीत युद्ध में तृतीय विश्व युद्ध में परिणत न होने के भी अनेक कारण थे। उसमें सबसे बड़ा कारण गुटनिरपेक्ष देशों की भूमिका थी। जब दोनों महाशक्तियों के मध्य आपसी टकराव की स्थिति उपस्थित होती थी तो गुटनिरपेक्ष देशों की भूमिका ही उन युद्ध की स्थिति को, उन महाशक्तियों को शांत कराने की स्थिति में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती थी। संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्कालीन महासचिव की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण थी। उन्होंने भी अनेक संधियों के माध्यम से दोनों महाशक्तियों पर नियंत्रण करने का प्रयास किया। कौन कौन सी संधियां बच्चों? परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि, परमाणु अप्रसार संधि, परमाणु प्रक्षेपास्त्र परिसीमन संधि। तो इस प्रकार गुटनिरपेक्षता ने दोनों महाशक्तियों पर लगाम लगाने का कार्य किया और शीत युद्ध को काफी हद तक कम करने का प्रयास किया। इसी के बाद धीरे धीरे दोनों महाशक्तियों ने आपसी समझौता प्रारंभ किया। अब आता है दो ध्रुवीय को चुनौती किसने दी? गुटनिरपेक्षता। गुटनिरपेक्षता क्या है? गुटनिरपेक्षता के संस्थापक कौन थे? गुटनिरपेक्षता का विकास कैसे हुआ, उसकी प्रकृति कैसे हुई? इस टॉपिक पर हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक बच्चों आपसे विदा लें।